की अनपढ़ मिट्टी पढ़ नहीं सकती तेरी चिट्ठी। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेंजा यानी दूसरे छंद की बात करते हैं। तो दूसरे छंद में हम जानेंगे कि कवि किस प्रकार किस तरह से अपनी तुलना सूर्य से करते हैं और सूर्य से तुलना करते हुए अपनी इच्छाओं को दर्शाते हैं और तुलना करते हैं, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए अपनी तुलना करते हैं। और उन्होंने इस स्टेंजा में, इस छंद में ये दर्शाया है कि किस प्रकार उनकी जो व्यथा है, बिछड़ने के बाद पुनः लौटने की जो इच्छा है, कामना है, उसमें इसको दर्शाया गया है। चलिए तो इसको पढ़कर हम बताते हैं। यस्टर नाइट द सन, यहाँ पे देखिए सन SUNNE लिखा हुआ है, तो इसका अभी मॉडर्न में होगा सन, ये ओल्ड इंग्लिश के अनुसार है। तो हम इसकी चर्चा पहले भी कर चुके हैं कि कवि ने इस कविता में ज्यादातर ओल्ड इंग्लिश वर्ड्स का प्रयोग किया है। तो यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, यानी कि कल गत रात्रि सूर्य अस्त हुआ था, एंड इट इज हियर टुडे, अब ये यहाँ अभी वो यहाँ उपस्थित है, यानी कि यहाँ पुनः वो क्या है, आज भी उपस्थित है। यानी कि कल गत रात्रि सूर्यास्त हुआ था, पुनः सूर्य क्या है, अपने जगह पर उपस्थित है, यानी सूर्योदय पुनः हो चुका है। कुछ पल के लिए सूर्यास्त हुआ था, अब पुनः सूर्योदय हो चुका है, अर्थात सूर्य ने अपनी यात्रा तय कर ली है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है ही हैथ नो डिजायर नॉर सेंस। यहाँ पे एक और वर्ड्स है जिसे हैथ कहते हैं, तो इसको नए के अनुसार हैज पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ही हैज नो डिजायर नॉर सेंस, यानी कि सूर्य के पास ना कोई कामना है, ना कोई संज्ञा है, यानी किसी प्रकार का कोई इच्छा, ना कोई कामना है। सूर्य अपना कर्म कर रहा है, यानी सूर्योदय होना है और सूर्यास्त होना है। और नॉर हाफ सो शॉर्ट अवे, यानी कि उसकी जो यात्रा है उतनी लघु नहीं है, उतनी छोटी नहीं है। कभी यहाँ पे ये तुलना करते हुए कहते हैं कि उनकी जो यात्रा है यहाँ पे, उस यात्रा में कभी अपनी तुलना करते हैं कि उनको जहां जाना है, उनकी जो यात्रा है उसकी आधी भी नहीं है, उसकी आधी भी दूरी नहीं है, यानी जो सूर्य यात्रा कर रहा है उसकी आधी दूरी भी नहीं है कवि को जहां जाना है। अगली पंक्ति को देखें तो देन फियर, यहां पे देखिए फियर में ई लगा हुआ है, नए के अनुसार FEAR होगा। देन फियर नॉट मी, मी को भी देखिए MEE लिखा हुआ है, यहां नए के अनुसार ME होगा। तो देन फियर नॉट मी, तो मुझे डरने की आवश्यकता क्या है, मुझे डरने की आवश्यकता क्या है, बट बिलीव दैट आई शैल मेक स्पीडियर जर्नीज, मतलब विश्वास, लेकिन विश्वास करो अपनी प्रीतमा से। कवि जॉन डोन कहते हैं ये विश्वास करो, मैं सूर्य से भी ज्यादा तेजी से जाऊंगा और तेजी से पुनः वापस लौटूंगा। क्यों? चूंकि सिंस आई टेक मोर विंग्स एंड स्पोर्ट्स देन ही, मतलब चूंकि कवि के पास सूर्य से ज्यादा इच्छाएं हैं, यानी पंख है, यानी कैसा पंख, इच्छाओं और कामनाओं का पंख है, और इच्छाओं और कामनाओं का पंख लगाकर कल्पनाओं की दुनिया में कवि किसी भी दूरी का कुछ ही पलों में दूरी तय कर सकता है, चाहे कोई भी है उसकी तुलना में उसके आगे कुछ भी नहीं है। यहाँ सूर्य की गति से अपनी तुलना करते हुए कहते हैं कि उससे ज्यादा गति से मैं यात्रा करूंगा और उससे पहले मैं वापस लौट आऊंगा, क्योंकि मेरे पास इच्छा है, कामनाएं हैं और तुम हो, यानी कि प्रेयसी का प्रेम है। और प्रेयसी का प्रेम पाकर, यानी जब किसी की कोई मंजिल होती है, कोई इच्छा होती है, कोई कामना होता है, घर बैठे कोई इंतजार कर रहा होता है, कोई उसका इंतजार कर रहा है, तो कभी भी देखिएगा जो दूरी होती है वो क्या होता है, बहुत कम लगता है, कम ही समय में, मतलब मन करता है कि तुरंत जाऊं और तुरंत ही वापस चला आऊं। तो कवि की भी इच्छा यही है और वो अपनी तुलना सूर्य से करते हैं और अपनी इच्छाओं को दर्शाते हैं और कहते हैं कि सूर्य से भी ज्यादा तेज और मैं वापस लौटूंगा, क्योंकि उनके पास प्रेयसी है और उसकी इच्छाएं हैं और कामनाएं हैं जो कभी खत्म होने वाली नहीं है। चलिए दोस्तों,
तो ये था आप लोग का एक्सप्लेनेशन। अब बात करते हैं इसके अर्थ का, यानी कि अब आपको इसको कविता, इस स्टेंजा को, इस छंद को कविता के अनुसार कैसे अर्थ निकालना है, कवि अपने भाव को कैसे दर्शाते हैं, इसके भावनात्मक तौर पे अर्थ जानेंगे और हमें कैसे इसका हिंदी करना है और कैसे हिंदी निकालना है और कैसे लिखना है, कैसे समझना है। तो चलिए इसको हम बताते हैं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान दीजिएगा कि एक एक शब्द का क्या अर्थ निकल रहा है और किस तरह आप लोग को इसको व्याख्या करना है। चलिए ध्यान से सुनिए। कवि जॉन डॉन, कवि जॉन डॉन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट के कवि जो है जॉन डॉन कहते हैं, कल गत रात्रि सूर्यास्त हुआ था एवं फिर भी आज वह यहां है, अर्थात आज वह फिर से उदित हुआ है। उसकी सुर से कोई कामना नहीं है, न ही कोई संज्ञा, अर्थात वह अपनी इच्छा से गायब नहीं हुआ। उसे सूर्य एहसास भी नहीं है, न उसके पथ का कोई लघु रूप है, अर्थात जितनी दूरी कवि को जाना है उसकी आधी दूरी भी वह नहीं गया है और वह अल्पकाल के लिए अनुपस्थित था। तब मुझे कोई भय या डर नहीं है, अर्थात अब तो कवि को कोई भय या चिंता भी नहीं रह गया है, परंतु मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं तिरुत्तर यात्रा कर सकता हूं, क्योंकि उस सूर्य से ज्यादा मेरे पास पंख और उत्प्रेरणा है। अर्थात कवि इस पंक्ति से व्यक्त करना चाहते हैं कि सूर्य के गति से भी अधिक तेज चलेंगे और उसकी तुलना में उनकी गति तीव्र होगी, अर्थात उनका इरादा मजबूत और पुख्ता होगा। वो कितना बेबस और लाचार होता है, कैन नॉट एड another hour। यहाँ पे देखिए ऐड में देखिएगा ADD होता है, लेकिन यहाँ ए जोड़ा हुआ है पुराने इंग्लिश के अनुसार, और दूसरा आवर यहाँ देखिए आवर में ई जोड़ा हुआ है, जबकि मॉडर्न के अनुसार HOUR होता है। तो इस पे हमें ध्यान देना होगा कि आप लोग ऐसा मत सोचिएगा और ऐसा ही वर्ड याद मत कर लीजिएगा, इसको थोड़ा सुधार कर आप लोग लिखिएगा और समझिएगा और कुछ और मत पढ़ लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। कैन नॉट एड another hour, मतलब कहने का अर्थ कि मनुष्य इतना कमजोर, इतना बेबस और इतना लाचार होता है कि उसका जब दुर्भाग्य आ जाता है, उसके सामने दुर्भाग्य खड़ा होता है, उसका भाग्य उससे रूठ जाता है, तो वो अपने जीवन में यानी उस समय एक पल भी नहीं जोड़ सकता। एक पल कहते हैं ना, एक क्षण भी एक पल भी अपने जीवन का पुनः वो जोड़ नहीं सकता, उसमें नॉर लॉस्ट आवर रिकॉल, और ये भी नहीं, इतना लाचार हो जाता है कि वो अपने बीते हुए पल को पुनः लौटा भी सके। इतना लाचार वो अपने आप को पाता है जब उनका दुर्भाग्य, उनसे भाग्य रूठ जाता है, दुर्भाग्य उसके सामने होता है। तो आगे देखिए कहते हैं, बट कम बैड चांस एंड वी ज्वाइन। यहां पे देखिए वी WEE लिखा हुआ है और नए के अनुसार WE पढ़ते हैं। ज्वाइन को देखिए JOYNE लिखा हुआ है, लेकिन नए के अनुसार JOIN केवल लिखते हैं। तो इन बातों पे हमें ध्यान देना होगा, इन शब्दों पे ध्यान देना होगा। एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ। अब हम यहां पे क्या करते हैं कि जब, लेकिन, बट बैड चांस कम, यहां पे कह रहा है बैड चांस कम, यानी कि जब उनका बुरा वक्त आता है, यानी कि जब बुरा अवसर आता है उनके जीवन में, तो और एंड वी ज्वाइन टू इट आवर स्ट्रेंथ, तो उस समय हम क्या करते हैं, अपने पूरे बल के साथ, पूरे मजबूती से हम क्या करते हैं, जुड़ जाते हैं और उसका सामना करते हैं। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लेंथ। अब यहां पे हम क्या करते हैं, उस व्यक्ति को हम सिखाना शुरू कर देते हैं, हम उसे, मनुष्य को महानता और कला का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। और कहते हैं इट सेल्फ, यहां पे देखिए OR लिखा हुआ है, इसको OR और मत पढ़िएगा, इसको फॉर पढ़ते हैं। इट सेल्फ
itself for us to advance, और वहां पे महानता का पाठ पढ़ाते हुए, कला का पाठ पढ़ाते हुए हम उसे सीख देते हैं और कहते हैं यह हमारे लिए प्रगति का समय है, रुकने का समय नहीं है। अगर रुक गए तो हम यही ठहर जाएंगे और जिंदगी रुक सी जाएगी और एक तरह से ये क्या है, मृत्यु के समान है। अब इसको एक साथ पढ़ते हैं और जानते हैं कि इसका अर्थ हम कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों इस स्टेंजा का अर्थ हम कैसे लिखेंगे और कैसे इसका अर्थ निकालेंगे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे कवि इस स्टेंजा में कहते हैं अफसोस करते हुए, मतलब कि कवि को यहाँ पे क्या है, अफसोस है। अफसोस करते हुए कहते हैं, ओह इंसान कितना बेबस और लाचार है कि यदि सौभाग्य उससे रूठ जाए तो एक पल भी नहीं जोड़ सकता। बीता हुआ पल नहीं लौटेगा, परंतु जब बुरा अवसर आ जाए तो हम उसमें अपनी शक्ति और बल लगाते हैं। हम उसे कला एवं महानता का पाठ पढ़ाना शुरू कर देते हैं कि यह हमारे लिए रुकने का समय नहीं है, वरन चलते रहने का समय है, प्रगति का समय है। चलते हैं चौथे स्टेंजा की तरफ। तो इसमें हम जानेंगे कि किस तरह वो अपनी प्रेयसी से बिछड़ रहे होते हैं और किस तरह का मनोभाव उनकी प्रेयसी का होता है, किस तरह की परिस्थिति से गुजरती है कि उनकी प्रेयसी। और इस पंक्ति में ये भी दर्शाया गया है कि किस तरह उनका जीवन उनकी प्रेयसी से जुड़ा हुआ है। तो चलिए एक बार फिर से हम इसे पढ़ते हैं। When thou sighest, अब यहाँ पे देखिए कि साइएस्ट यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। साइएस्ट पढ़ेंगे इसको, व्हेन दाउ साइएस्ट नॉट विंड, आई मीन यहाँ पे विंड को ई लगा हुआ है, तो ये ओल्ड के अनुसार है, लेकिन मॉडर्न के अनुसार यहाँ पे हम इसको क्या लिखेंगे, WIND। ठीक है, तो दोस्तों इस पे ध्यान देते रहिएगा। अगला है पंक्ति, बट साइएस्ट माई सोल अवे। अब यहाँ पे अभी देखिए सोल है, साइएस्ट फिर अगेन है, तो इन चीजों को पढ़ते वक्त ध्यान देना होगा और इस पे खास ध्यान इसलिए देना होगा क्योंकि यही गलतियां हमें आगे चलकर परेशान करती हैं। अगला पंक्ति है, when thou weepest unkindly kind। अब यहाँ पे देखिए वेपेस्ट भी है और यहाँ पे काइंड भी है, तो काइंड में देखिए इसमें भी ओल्ड इंग्लिश का ही प्रयोग किया गया है। चलिए तो अब इसकी चर्चा हम करते हैं इन हिंदी। तो यहाँ पे देखिए when thou sayest not windy, मतलब कहने का अर्थ कि कभी जॉन डन अपनी प्रेयसी से दुख से कहते हैं कि जब तुम सिसकती हो, साइस्ट मतलब क्या, सिसकना, सिसकती हो यानी कि सांसें छोड़ती हो, गर्म सांसें छोड़ती हो, तो जो सिसकन होती है वो हवा नहीं होती, मतलब कहने का अर्थ कि वो हवा नहीं होती है। बट साइस्ट माई सोल अवे, लेकिन जब तुम सिसकती हो और सिसकते वक्त जब तुम्हारे मुख से जो हवा निकलता है, when thou weepest unkindly kind, और ना चाहते हुए भी तुम रोती हो, मतलब बेबस होकर जब तुम रोती हो, तो वहां पे जो आप तुम्हारे आंखों से आंसू टपकते हैं वो आंसू नहीं बल्कि उनका खून है, मतलब कहने का अर्थ कि उनका रक्त है, उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कवि के रक्त टपक रहे हैं और वो उनकी आत्मा को उनके शरीर से छिन्न कर रहा है, उनको दूर ले जा रहा है, अलग कर रहा है। अब यहां पे कह रहे हैं माई लाइफ ब्लड दोथ डिके इट कैन नॉट बी, मतलब कहने का अर्थ कि उनके जीवन का रक्त जो है, जो इसकी चर्चा हम कर चुके हैं कि जब वो रो रही हैं, उनकी आंखों से आंसू टपक रहा है, सिसक रही हैं, व्यथा अपना व्यक्त कर रही हैं, तो उनकी जब रो रही हैं तो उनके मुख से जो हवाएं सिसकन निकल रही है वो उनको आत्मा को विदीर्ण कर दे रही है, उनकी शरीर से उनकी आत्मा को अलग कर दे रही है, बिछो कर दे रही है। और यहां तक कि जब वो रोती है तो उनकी आंखों से जो आंसू टपक रहे हैं वो आंसू नहीं बल्कि खून है और वो उनके जीवन के रक्त को नष्ट कर रहे हैं, जीवन के रक्त को नष्ट कर रहे हैं। और ऐसा हो नहीं सकता, और ऐसा हो नहीं सकता, इट कैन नॉट बी, ऐसा संभव नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। That thou lovest me as thou sayest, मतलब कहने का है तुम जैसा कहती हो, तुम जैसा कहती हो मुझे प्रेम करती हो, जैसा कहती हो वैसे ही मुझसे प्रेम करती हो। If and thine my life thou west,
मतलब कहने का अर्थ कि यहाँ पे कवि ये दर्शाना चाहते हैं कि वो अपने दुख को व्यक्त करते हुए, व्यक्त करके कहती है कि जैसा तुम प्रेम कहती हो वैसा प्रेम करती हो, यूं मेरे जीवन को तुमने नष्ट किया है। एक तरह से उन पलों को लिया है जो मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल था। अर्थात कभी जो पल अपने प्रेयसी के साथ गुजारते हैं तो वो कहते हैं कि तुमने मेरे जीवन का उस पल को नष्ट किया है जो पल मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ थे। अर्थात कवि इसके साथ ये दर्शाना चाहते हैं कि प्रेयसी के साथ उन्होंने जो पल गुजारे, जो पल था उनके जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल था ये। और ये भी कहते हैं कि वो अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ उन पे निछावर कर चुके हैं जो वापस नहीं आ सकता, ऐसा हो नहीं सकता। तो अब हम इसका व्याख्या करते हैं, एक साथ व्याख्या करते हैं। कवि इसके माध्यम से क्या दर्शाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, इस स्टेंजा का, इस छंद का क्या मतलब वो दर्शाना चाहते हैं, इसमें किस भाव को प्रकट करते हैं, उसे हम जानेंगे। सुनिए, कवि कहते हैं जब उनकी प्रेयसी सिसकियां भरती है, अर्थात उनकी प्रेयसी सांसें छोड़ती है, तो उनके मुंह से हवा नहीं निकलता बल्कि कवि की आत्मा को उड़ा ले जाती है। जब वह यानी कवि प्रेयसी के करुण क्रंदन को सुनते हैं, यानी कि जब उनकी प्रेयसी रोती है, करुण क्रंदन करती है, अर्थात जब वो रोती है उनकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कवि का लहू टपकता है, अर्थात उनके जीवन रुधिर नष्ट हो जाता है। कवि कहते हैं यह नहीं हो सकता, यह संभव नहीं है। इस तरह वह कवि के दुख को भी अभिव्यक्त करती है, वह कवि को प्यार करती है जैसा वह कहती है। प्रेयसी उनके जीवन का क्षय होने देती है और उनके सर्वश्रेष्ठ लेती है, अर्थात कवि ने अपनी प्रेयसी को अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ पल को उन पे निछावर कर देने की बात कहते हैं। अंतिम स्टेंजा यानी कि अंतिम छंद की बात करें तो अब एट लास्ट अंत में कवि अपने बिछोह के अंतिम पड़ाव को देते हैं और अंतिम पड़ाव में वो कहना क्या चाहते हैं, किस तरह प्रेयसी को कहते हैं कि देखिए कि कोई भी इंसान अगर मरता है तो मरने के वक्त उसके मन में या किसी उसके सोच में किसी प्रकार का कोई पाप नहीं होनी चाहिए, कोई गलत सोच नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर गलत सोच और गलत मन में कोई भावना लाता है तो उससे मुक्ति नहीं मिलती है। तो ऐसा ही कवि इसमें दर्शाते हैं कि अगर ऐसा होता है तो तुम अपने मन में किसी प्रकार का पाप मत लाना, क्योंकि तुम जो मरने वाला व्यक्ति होता है, बिछड़ने वाला व्यक्ति होता है, तो कहने का कि बिछड़ाव के समय जब आंखों से आंसू निकल जाते हैं, आंखों से आंसू निकलने के बाद जो उसके मुंह से सब निकलते हैं या फिर उसके दिल में जो भावनाएं होती हैं वो काफी क्या होती है, पवित्र होती है। और मरने के वक्त भी कोई इंसान एकदम सत्य और पवित्र वचनों का प्रयोग करता है। तो कभी ऐसा ही कुछ कहते हैं। तो अब इसकी हम चर्चा करते हैं। पहला पंक्ति है, लेट नॉट दाई डिवाइनिंग हार्ट फॉर थिंक मी एनी इल। मतलब कहने का अर्थ कवि जॉन डॉन इस पंक्ति के द्वारा कहते हैं कि अब तुम अपने इस निष्पाप हृदय में किसी प्रकार का पाप ना आने दो, किसी प्रकार का पाप ना आने दो, यानी कि अपने मन में, अपने हृदय के अंदर किसी प्रकार का गलत सोच ना आने दो, गलत मत सोचो, क्योंकि तुम्हारा हृदय क्या है, निष्पाप है, पवित्र है। यहाँ पे डेस्टिनी में टेक दाई पार्ट, यहाँ पे देखिए डेस्टिनी मतलब नियति होता है। डेस्टिनी अर्थात नियति, यानी कि नियति जो भाग्य है, नियति है, में टेक दाई पार्ट, यानी नियति अपना खेल खेलेगी, यानी नियति का जो काम है वो अपना कार्य वो करेगा, नियति जो है अपना कार्य करेगा। एंड मे दाई फियर्स फुलफिल, और वहां पे हमें डरने की जरूरत नहीं है, वो हमारे डर को यानी भय को, यानी हमारे जो अंदर डर है उस भय को
हटाना है। और भय से भरे हुए हृदय जो होते हैं वो कभी मुक्ति नहीं पा सकते, उसमें कोई ना कोई गलत सोच आ ही जाएगा। तो भय की कोई स्थान नहीं होती, निष्पाप हृदय में भय का कोई स्थान नहीं होता है। नियति अपना खेल खेलेगी और हमें नियति से कोई लड़ नहीं सकता है, तो हम कैसे लड़ सकते हैं, यहां कभी ये दर्शाना चाहते हैं। आगे कहते हैं बट थिंक दैट वी, मतलब कहने का कि परंतु ये सोचो, वी आर टर्नेड असाइड टू स्लीप, मतलब केवल तुम इस समय इतना ही सोचो कि नियति अपना तो खेल खेल ही रही है, जो करना है उसे करेगी ही, उसे हम बदल नहीं सकते हैं। जो नियति है वो करेगी, हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर डर गए तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बस इस समय इतना मान लो, इतना सोच लो, अपनी सोच में ये अपने निष्पाप हृदय में ये सोच ना लाओ कि किसी प्रकार की बुराई ना लाओ कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा नहीं लाने की जरूरत है। बस इस पल को इतना सोच लो, वी आर बट टर्नेड असाइड टू स्लीप, मतलब इतना सोच लो कि एक बिस्तर पे सोए हैं, एक बिस्तर पे सोए हुए एक दूसरे से विमुख होकर, मतलब बिछो होकर। जैसे क्या कि कवि इधर सोया हुआ है और कवित्री यानी ये कि उनकी प्रेयसी जो है इधर सोई हुई है, यानी एक दूसरे से अलग मुंह करके सोए हुए हैं। तो ऐसे भी बिछावन पे कब स्थिति होता है, जब कभी झगड़ा हो जाता है और झगड़ा होने के बाद एक दूसरे से बिछो होकर, एक दूसरे के विपरीत मुख होकर जब सोते हैं, तो एक पल के लिए क्या वो बिछड़ाव को दर्शाता है। तो कभी यही कहते हैं कि एक पल के लिए केवल इतना सोच लो कि हम लोग एक बिछावन पे हैं और बिछावन पे एक दूसरे के विपरीत मुख करके सोए हुए हैं। दे हुए नदर टू कीप, और कुछ ही पलों में यानी कुछ पल बाद एक ऐसा समय आएगा, एक ऐसा पल आएगा जब हम पुनः एक दूसरे के सम्मुख होंगे और एक दूसरे के आमने सामने होंगे और एक दूसरे के आगोश में होंगे, एक दूसरे के बाहों में होंगे, और ऐसे बाहों में जीवित मतलब दिखेंगे कि कोई हमें अलग नहीं कर सकेगा। उस समय हम लोग एक दूसरे के बाहों में एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएंगे, वो ऐसा पल होगा जैसे ऐसे दृश्य को दर्शाएगा जो कभी विदा यानी कभी जुदा होने की बात ही नहीं है, कोई हमें अलग कर ही नहीं सकता है। हम ऐसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही हम दिखेंगे, ऐसा लगेगा कि हम एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन हमें कोई दुनिया की ताकत हमसे अलग नहीं कर सकते। इस स्टेंजा ये इस छंद के द्वारा कभी यही दर्शाना चाहते हैं। बात करते हैं इसको एक साथ जानते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि कविता का कोई भी छंद अगर पढ़ना होता है एक एक पंक्ति करके हम अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं, इसकी व्याख्या हमें एक साथ करनी होती है, तब इसका सही अर्थ स्पष्ट होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम इस अंतिम पंक्ति अंतिम छंद को समझाते हैं और जानेंगे कि कवि अंतिम पलों में क्या दर्शाना चाहते हैं। अब उनका एक तरह से ये अंतिम पड़ाव है और अंतिम छंदों में वो क्या दर्शाना चाहते हैं, इस कविता का पूर्ण अर्थ अब इस कविता में, इस स्टेंजा इस छंद में दिखेगा। चलिए सुनिए। कवि अपनी प्रेयसी से कहते हैं कि उनके दिव्य यानी निष्पाप हृदय में उनके प्रति कोई दुर्भाव ना आए, अर्थात अति छंद में कभी अपनी प्रेयसी को अपने बारे में बुरा सोचने से मना करते हैं, क्योंकि नियति अपना खेल खेलेगी एवं मुझे भय मुक्त कर देगी, मुझे भय मुक्त कर देगी। क्या पता बदकिस्मती या दुर्भाग्य से यह सच हो जाए, इसीलिए तुम यानी प्रेयसी अपनी आशंकाएं त्याग दो। यानी कि अगर किसी इंसान के किसी रिलेशन में कोई आशंका आ जाता है, कोई शक आ जाता है, तो वो उस रिश्ते को बर्बाद करके रख देता है। परंतु मैं यानी कभी सोचता हूं कि जब हमें करवट लेकर सोना ही है, जो एक दूसरे के आगोश में है, तो वे कभी जुदा नहीं हो सके, अर्थात वह यानी प्रेयसी बस यही मान ले कि वे दोनों वियोग में दो ऐसे प्रेमी के समान हैं जो बिस्तर पर आमने सामने ही सोए हैं और शीघ्र ही वे करवट लेकर आमने सामने हो एक दूसरे की आंखों में आंखें
डालकर झांकने लगेंगे, यानी इस बिछड़ाव या बिछो के बाद पुनः वो जल्द ही मिलेंगे। यह कवि इतना ही कहते हैं। शुक्रिया।